हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पश्चिमी राजनीतिक विचारों में हम बात करेंगे यूनानी राजनीतिक विचार, जिसमें हमारे प्लेटो, सुकरात, अरस्तु आते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटो की। फ्रेंड्स, किसी भी राजनीतिक विचारक के विचारों को जानने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि उसका जीवन काल कैसा था। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी भी राजनीतिक विचारक के जीवन का उनके विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और जिन चीज़ से प्रभावित होकर वे अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटो के सामान्य परिचय की। फ्रेंड्स, जो प्लेटो है उनका जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। जो प्लेटो थे उनको प्राचीन यूनान का अत्यंत प्रभावशाली दार्शनिक माना जाता था और वे पश्चिमी परंपरा के सबसे पहले व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार माने जाते हैं। जो प्लेटो थे उनका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था और क्योंकि प्लेटो एक बहुत ही सुंदर और हष्ट-पुष्ट युवक के रूप में बड़े हुए थे और प्लेटो का कंधा दिखने में बहुत चौड़ा था, जिस वजह से उनके गुरु सुकरात ने उन्हें प्लेटो नाम दिया था। और फ्रेंड्स, ये बात याद रखने वाली है कि अरबी भाषा में प्लेटो का मतलब अफलातून होता है। अब हम बात करेंगे प्लेटो की शिक्षा की। तो फ्रेंड्स, प्लेटो ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने घर में ही ली, पर फ्रेंड जब वो 20 साल के हुए तब वे सुकरात की तर्क विद्या से इतने प्रभावित हुए कि वे उनके संपर्क में आए और उनके शिष्य बन गए और 8 साल तक प्लेटो ने सुकरात से शिक्षा ली। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्लेटो और सुकरात की। जो प्लेटो थे उनके चिंतन में सुकरात की तर्क विद्या की गहरी छाप हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो सुकरात थे वो एक भ्रमणशील विचारक थे, जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और घूम घूम कर अपने साथ बहुत सारे युवक इकट्ठे कर लेते थे और जो युवक इकट्ठे होते थे उनको वे एकांत में ले जाते थे, उनसे तर्क वितर्क करते थे, बातचीत करते थे। और इस बातचीत के दौरान जो विषय या जो समस्या उभर कर सामने आते थे, सुकरात उन युवकों से उस विषय और समस्या की परिभाषा देने के लिए उनसे आग्रह करते थे। सुकरात ने इस समस्या पर भी विचार किया कि जो एथेंस का चरित्र है वो दुर्बल क्यों है और उसे स्पार्टा वासियों के अत्याचार क्यों सहने पड़ रहे हैं। तो सुकरात जब इस चीज के निष्कर्ष पर पहुंचता है तो वो कहता है कि एथेंस में लोकतंत्र का चलन है, जिसमें लोग इमोशंस से काम लेते हैं, तर्क बुद्धि से नहीं। यहाँ पर जो चरित्रहीन लोग होते हैं वो चुनाव जीतकर ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त कर लेते हैं। जो सुकरात थे उनका ये मानना था कि एथेंस में प्राकृतिक नैतिकता की कमी है और इसी प्राकृतिक नैतिकता के विकास के लिए सुकरात ने एथेंस में उस समय प्रचलित बहुदेववाद की प्रथा की आलोचना की। सुकरात का कहना था कि देवी देवता की तुष्टि के लिए बलिदान देना गलत है। उसने बलिदान की रीति का विरोध किया था और जो सुकरात है उन्होंने नैतिकता को धर्म से अलग करने का सुझाव दिया था। और जिस समय जो सुकरात है वो अपने इन विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उन्हीं दिनों में एथेंस में लोकतंत्र और अभिजात तंत्र में प्रतिद्वंदिता चल रही थी। फिर क्या होता है दोस्तों, जो लोकतांत्रिक दल है वो जीतकर सत्ता में आ जाती है। तो जैसे ही वो दल जीतकर सत्ता में आ जाती है तब वो लोकतंत्रीय दल सुकरात को क्रांतिकारी अभिजात तंत्रीय दल का एक बौद्धिक नेता मानते हुए उसे मृत्युदंड दे देते हैं। और जब सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था उस टाइम पे जो प्लेटो थे वो सुकरात की छत्र छाया में ही थे। ठीक है फ्रेंड्स, और सुकरात की मृत्यु से प्लेटो के जीवन को बहुत गहरा धक्का लगा। प्लेटो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। क्योंकि सुकरात को मृत्यु दंड लोकतंत्र के अंदर ही दिया गया था, इस वजह से प्लेटो लोकतंत्र को पसंद नहीं करते थे। सुकरात की मौत के बाद प्लेटो कई वर्षों तक यूनान, मिस्र और इटली की उन्होंने यात्रा की। वहाँ की शासन प्रणाली का उसने अध्ययन किया। जो प्लेटो थे वो फारस भी गए थे और कुछ विद्वानों का ये तक कहना है कि इस दौरान जो प्लेटो है वो भारत आए थे और यहाँ से उन्होंने वेदांत की शिक्षा भी ली थी। और 388 ईसा पूर्व जब प्लेटो एथेंस दोबारा वापस लौट कर आए
तब उन्होंने यहाँ लौटकर अकादमी नामक एक शिक्षण संस्था की स्थापना की और इस अकादमी शिक्षण संस्था को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ था। इसके अलावा जो प्लेटो थे, उन्होंने सिसिली के राजा दियोनसिस द्वितीय को एक दार्शनिक राजा बनाने की बहुत कोशिश की, पर वे सफल नहीं हो सके। और फ्रेंड्स, 347 ईसा पूर्व 81 वर्ष की उम्र में जो प्लेटो है उनका निधन हो गया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसके आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें हम प्लेटो की रचनाएं और उनके विचारों के बारे में जानेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और मैं आप सभी का अपने चैनल एग्जाम हियर में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जो हमने अपना कोर्स है वो शुरू किया था पश्चिमी राजनीतिक विचार, जिसमें हम बात कर रहे थे यूनानी राजनीतिक विचारक प्लेटो की। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने प्लेटो के जीवन काल के बारे में देखा है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप मेरी पिछली वीडियो देखिए। और आज की इस वीडियो में हम प्लेटो की रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, जो प्लेटो है उनकी लगभग 38 रचनाएं हैं, जिसमें 28 रचनाएं ऐसे हैं जो प्रमाणित है कि प्लेटो की है, और जो बाकी के 10 हैं उन पर शोध चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं रचनाओं की बात करेंगे जो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपब्लिक की। तो फ्रेंड्स, जो रिपब्लिक है वो प्लेटो की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसमें उन्होंने दार्शनिक शासक और न्यायुक्त आदर्श राज्य की कल्पना की थी। और जो अर्नेस्ट बार्कर है, उन्होंने प्लेटो की रिपब्लिक को 5 भागों में बांटा था। आध्यात्मिक भाग, जिसमें अच्छा भला या फिर नेक क्या है इस प्रश्न पर विचार किया गया है। नैतिक भाग, इसमें मानव के आत्मा के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। शिक्षा, इसमें शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई है। फिर आता है संपत्ति और परिवार, इसमें संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की चर्चा की गई है। आदर्श राज्य का पतन, इस भाग में प्लेटो ने ये बताया है कि अगर आदर्श राज्य के नियमों का पालन नहीं किया गया हो तो आदर्श राज्य का पतन हो जाएगा। जो बार्कर है, उन्होंने प्लेटो की रिपब्लिक को वास्तविक जीवन पर आधारित बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि प्लेटो जब सिसिली के राजा को एक दार्शनिक शासक बनाने के लिए गए थे और जहाँ पर उनका जो प्रयोग है वो असफल रहा था, तब सिसिली के राजा ने ये महसूस किया कि अगर उसे दार्शनिक शासक बनना है तो उसे कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ेगा या फिर उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तब प्लेटो और सिसिली के राजा डियोनसिस के बीच में कटु संघर्ष हुआ था, और फिर जो डियोनसिस थे उन्होंने प्लेटो को गुलाम बनाकर बेच दिया, जहाँ से प्लेटो के एक मित्र ने उन्हें खरीदकर आज़ाद कर दिया। अपने इन्हीं अनुभवों के आधार पर प्लेटो ने द लॉज और स्टेट्समैन प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने आदर्श को यथार्थ से जोड़ने की कोशिश की। प्लेटो ने यहाँ ये मत व्यक्त किया कि यथार्थ के धरातल पर ऐसे आदर्श राज्य को साकार करना संभव नहीं है जिस पर दार्शनिकों का शासन स्थापित हो जाए। इसी वजह से उसने ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना का प्रस्ताव रखा जिस पर कानून का शासन रहे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा प्लेटो की और पुस्तकें हैं, जिसमें मीनो जो शिक्षा पर आधारित है, सिम्पोजियस जो कला और प्रेम से संबंधित है, अपोलोजी जो सुकरात की मौत से संबंधित है, प्रोटागोरस, सोफिस्ट, फेडो, जॉर्जियस आदि ये सारी प्लेटो की। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और मैं आप सभी का अपने चैनल एग्जाम हेयर में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मेरी प्लेटो से रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनके लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो।
फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो फ्रेंड्स, जो प्लेटो है उनका राजनीतिक चिंतन यूनानी दार्शनिकों की इस मान्यता से शुरू होती है कि राज्य जीवन की जरूरत की वजह से अस्तित्व में आता है और सद जीवन के लिए बना रहता है। फ्रेंड्स, जो प्लेटो है उनका ये कहना था कि जो राज्य है वो मनुष्यों की ज़रूरतों की वजह से ही अस्तित्व में आता है और जो मनुष्य है वो अपनी ज़रूरतों की वजह से ही एक दूसरे का सहारा लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, राज्य या समाज बनाकर। फ्रेंड्स, जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे उन्होंने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, पर समस्या इस बात की थी कि राज्य तो अस्तित्व में आ गया, पर राज्य को सदजीवन का साध्य कैसे बनाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी वजह से जो न्याय की है वो तलाश शुरू हो जाती है। जो प्लेटो है उनकी कृति रिपब्लिक, इसमें उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, तभी जो प्लेटो की रिपब्लिक है उसका एक वैकल्पिक शीर्षक है न्याय मीमांसा। फ्रेंड्स, प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए उस समय प्रचलित जो 3 न्याय के सिद्धांत थे उन्होंने उनका खंडन किया था। पहला सिद्धांत था परंपरावादी सिद्धांत और यह सिद्धांत सेफालस ने दिया था। जो सेफालस थे उनका ये कहना था कि न्याय जो है वो सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना है। दूसरा सिद्धांत उग्रवादी सिद्धांत था, इसे थ्रेसिमेकस ने दिया था और जो थ्रेसिमेकस है उनका ये कहना था कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ठीक है, और तीसरा है व्यवहारवादी सिद्धांत और इसे ग्लॉकॉन ने दिया था और जो ग्लॉकॉन थे उनका ये कहना था कि जो मनुष्य है वो सर्वत्र अपना सुख ढूंढता है, इसीलिए आत्मोन्नति ही न्याय है। और जो प्लेटो है उन्होंने न्याय के इन तीनों सिद्धांतों का खंडन किया। ठीक है, और खंडन करते हुए ये कहा कि जो न्याय है वो मानव आत्मा से संबंधित है और वे कहते हैं कि जो मानव आत्मा है वो 3 तत्वों से मिलकर बना है, इच्छा या तृष्णा, भावना या मनोवेग, ज्ञान या बुद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, और जो प्लेटो है उनका कहना है कि ये जो तीनों तत्व है ये सारे व्यक्तियों में, प्रत्येक मनुष्यों में पाया जाता है, पर हर व्यक्ति में इन तीनों में से किसी ना किसी एक गुण की प्रधानता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें तृष्णा अधिक होती है वो उत्पादक वर्ग, उद्योग या व्यवसाय को अपनाते हैं। जिसमें भावना अधिक होती है वो सैनिक या योद्धा का व्यवसाय अपनाता है और जो ज्ञान संपन्न होता है वो दार्शनिक के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये तीनों तत्व मिलकर जो है समाज में 3 वर्ग की स्थापना करते हैं और ये तीनों वर्ग है उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक। आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ने 2 प्रकार के न्याय की बात की है। ठीक है, एक तो व्यक्ति से संबंधित न्याय और एक राज्य से संबंधित न्याय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्ति से संबंधित न्याय की। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो प्लेटो है वो न्याय को मानव आत्मा से संबंधित मानते हैं और उनका जो कहना है वो ये है कि जो मानव आत्मा है वो 3 तत्वों से मिलकर बना है और ये तीनों तत्व मिलकर समाज में 3 वर्गों की स्थापना करते हैं। ठीक है, और जो प्लेटो है वो व्यक्ति से संबंधित इस न्याय में जो है राज्य के तीनों वर्गों को, मतलब उत्पादक वर्ग, सैनिक, ये मतलब जो सैनिक वर्ग है और दार्शनिक वर्ग, इनकी एकता और समन्वय पर बल देते हैं। ठीक है, जो प्लेटो है उनका ये कहना है कि नागरिक सिर्फ उसी काम को करेगा जो उसकी आत्मा की प्रधान प्रकृति के अनुरूप है। ठीक है, मतलब जो काम, मतलब जो उत्पादक वर्ग है वो अपना उत्पादन का काम करेगा, जो सैनिक वर्ग है वो अपना जो है सैनिक का काम करेगा और जो दार्शनिक है वो अपना काम करेगा, कोई भी किसी और के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, ये है प्लेटो का व्यक्ति से संबंधित न्याय का सिद्धांत। अब हम बात करेंगे प्लेटो का राज्य से संबंधित न्याय। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो व्यक्ति की तुलना में राज्य को महत्व देता है। ठीक है, प्लेटो की न्याय व्यवस्था में व्यक्ति का नहीं बल्कि
उसके वर्ग का महत्व है। जो प्लेटो है वो राज्य को सावयव मतलब शरीर मानता है और उसका जो न्याय सिद्धांत है वो राज्य में सावयवी एकता प्राप्त करने का साधन है। जो प्लेटो है वो अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत राज्य में दार्शनिक वर्ग के शासन का समर्थन करते हैं। ठीक है। और जो सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग है उनको अपने अपने स्वभाव के अनुरूप भूमिकाएं सौंपते हैं। ठीक है। जिन्हें अपने लिए उपयुक्त सद्गुणों का विकास करके दार्शनिक शासक के नियंत्रण में रहने का निर्देश देते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। आज की वीडियो में बस इतना ही और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सबका एग्जाम हियर में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले प्लेटो से रिलेटेड मेरी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी और आज की इस वीडियो में हम प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, जो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक है, इसमें प्लेटो ने न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना की बात की थी और अपने आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए प्लेटो एक विचार देते हैं कि गुण व कार्य में कोई विभेद नहीं होगा। ठीक है। और जो गुण के अनुरूप ही सारे कार्य होंगे। मतलब फ्रेंड्स, जो हमने प्लेटो की पिछली न्याय सिद्धांत से संबंधित विषय पर चर्चा किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्लेटो है वो न्याय को आत्मा से संबंधित मानते हैं और जो मानव आत्मा है वो 3 तत्वों से बने होते हैं, तृष्णा, मनोवेग और ज्ञान। जिस व्यक्ति में तृष्णा अधिक होती है वो उत्पादक वर्ग की स्थापना करता है, जिसमें मनोवेग अधिक होता है वो सैनिक वर्ग की, और जो ज्ञान संपन्न होता है वो एक दार्शनिक शासक के रूप में जो है ख्याति प्राप्त करता है। और प्लेटो के न्याय सिद्धांत में फ्रेंड्स हमने ये भी पढ़ा था कि जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होगी वो उसी वर्ग में जाएगा और अपने वर्ग से रिलेटेड ही कार्य करेगा और किसी अन्य के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वही बात हो रही है कि गुण के अनुरूप कार्य। ठीक है। और फ्रेंड्स, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं? तो इसके लिए हमें आत्मज्ञान होना जरूरी है। फ्रेंड्स, जो प्लेटो है उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ही एक सकारात्मक साधन के रूप में शिक्षा का प्रतिपादन किया। ठीक है। फ्रेंड्स, जो प्लेटो है उन्होंने शिक्षा पर अपने ग्रंथ ये रिपब्लिक में इतने विस्तार से चर्चा किया था कि जो रूसो है इन्होंने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ कहा। किसने कहा? रूसो ने। क्या कहा? रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ कहा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे प्लेटो का एक कोटेशन आता है कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। क्या है? शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। ये कोटेशन किसका है? प्लेटो का है। फ्रेंड्स, जितने भी कोटेशंस आ रहे हैं या फिर आगे आएंगे इनको आप किसी नोटबुक में नोट डाउन करके रख लीजिए ताकि रिवीजन के टाइम पर आपको ढूंढना ना पड़े, आपको इजी रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के पेपर में ये कोटेशंस जो है पूछे जा चुके हैं कई बार और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एथेंस और स्पार्टा है, प्लेटो के समय पे एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणाली थी वो दोनों अलग अलग थी। ठीक है। एथेंस में बौद्धिक शिक्षा दी जाती थी और स्पार्टा में सैनिक शिक्षा दी जाती थी। प्लेटो ने एथेंस की बौद्धिक शिक्षा और स्पार्टा की जो सैनिक शिक्षा है इनको एक कर राज्य नियंत्रित शिक्षा का प्रतिपादन किया। ठीक है फ्रेंड्स, आयु के आधार पर शिक्षा का विभाजन। फ्रेंड्स, जो प्लेटो थे इन्होंने आयु के आधार पर जो है शिक्षा को 2 भागों में बांटा था। एक तो सैद्धांतिक शिक्षा
जो कि 35 वर्ष तक चलेगी, और दूसरा था व्यावहारिक शिक्षा, जो कि 35 से लेकर 50 वर्ष तक की चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम सैद्धांतिक शिक्षा को देखेंगे। फ्रेंड्स, प्लेटो ने यहाँ पे सैद्धांतिक शिक्षा को पुनः दो भागों में बांटा है। एक तो ये प्राथमिक शिक्षा जो 0 से 20 साल तक चलेगी, और ये उच्च शिक्षा जो 20 से लेकर 35 साल तक चलेगी। फ्रेंड्स, प्राथमिक शिक्षा शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो प्लेटो है उनका ये कहना था कि जो राज्य है वो नागरिकों को जो है शिक्षा के समान अवसर देगा, अर्थात जो स्त्री हो या पुरुष हो दोनों को शिक्षा का समान अवसर दिया जाएगा। और जो राज्य है वो नवजात शिशु को अपने माता पिता से अलग कर अपने संरक्षण में ले लेगा, और राज्य ही उस शिशु की शिक्षा व्यवस्था को देखेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था की। तो फ्रेंड्स, प्रारंभिक शिक्षा जो कि 0 से लेकर 20 वर्ष तक की चलेगी, इसमें प्लेटो ने इस प्रारंभिक शिक्षा को 3 चरणों में बांटा है, और वो 3 चरण है। पहला है 0 से लेकर 6 वर्ष तक। फ्रेंड, जो प्लेटो है उनका ये कहना है कि जो बच्चा है उसको 6 साल तक कहानियों के माध्यम से जो है नैतिक शिक्षा दी जाएगी, और वो पुस्तक जिनसे बालकों के मस्तिष्क पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरे चरण की। फ्रेंड्स, जो दूसरा चरण है वो शारीरिक और मानसिक शिक्षा पर बल देता है। फ्रेंड्स, जो प्लेटो है उनका ये कहना है कि जो प्रत्येक विद्यालय है उसमें खेलकूद के लिए मैदान होंगे, और फिर खेलकूद के मैदान होंगे और व्यायामशालाएं होंगी। ठीक है, और जो पाठ्यक्रम का जो मेन विषय होगा वो खेलकूद होगा, ताकि जो बच्चा है वो शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो सके और उसको भविष्य में कोई औषधि की जरूरत ना पड़े। और फ्रेंड्स, जो प्लेटो है उन्होंने मानसिक मृदुलता के लिए शिक्षा पर भी जो मानसिक मृदुलता है इसके लिए उन्होंने संगीत की शिक्षा पर भी बल दिया है। ठीक है, उसके बाद आती है सैनिक शिक्षा। तीसरे चरण में फ्रेंड्स, जो प्लेटो है वो सैनिक शिक्षा की बात करते हैं, जो कि 18 से लेकर 20 साल तक चलेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लेटो की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो समाप्त हो जाती है 20 साल की आयु तक। जब बच्चा 20 साल तक हो जाता है तो उसकी प्राथमिक शिक्षा, जब बच्चा 20 साल का हो जाता है तब जो है 20 साल की उम्र में एक परीक्षा होगी। इस परीक्षा में जो नागरिक जो है उत्तीर्ण नहीं होंगे उनको उत्पादक, मिस्त्री या फिर किसान बनने के लिए भेज दिया जाएगा, और जो लोग उत्तीर्ण कर जाएंगे उनकी उच्च शिक्षा चालू होगी, जो कि चलेगी 20 से 35 वर्ष की आयु तक। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया था, 3 चरणों में बांटा था, उसी तरह से प्लेटो ने अपनी उच्च शिक्षा को 2 चरणों में बांटा है। पहला चरण है जो नागरिक है इनको गणित ज्यामितीय की शिक्षा दी जाएगी। यहाँ पर इनका जो सोचने समझने की जो शक्ति है इसका विस्तार किया जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रारंभिक चरण है ये चलेगा 20 से लेके 30 साल तक। ठीक है, 30 साल की आयु में दूसरी महान परीक्षा होगी। इस महान परीक्षा में जो नागरिक उत्तीर्ण नहीं करेंगे उनको सैनिक बनने के लिए भेज दिया जाएगा, और जो लोग उत्तीर्ण कर जाएंगे उनकी आगे शिक्षा चलेगी। तो फ्रेंड्स, आगे शिक्षा होगी, शिक्षा का जो दूसरा चरण है वो रहेगा दर्शन शास्त्र की शिक्षा। फ्रेंड्स, ये दर्शन शास्त्र की जो शिक्षा है वो 30 से लेकर 35 साल तक की चलेगी। ठीक है, और दर्शन शास्त्र की शिक्षा में जो नागरिक होंगे उनको तर्क वितर्क के द्वारा जो है सत्य की प्राप्ति की खोज करने के लिए बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लेटो की जो औपचारिक शिक्षा है वो यहीं पे 35 वर्ष की आयु तक ही समाप्त हो जाती है। पर जो प्लेटो है उनका ये कहना है कि अभी ये 35 वर्ष की आयु तक जो नागरिक है इन्होंने केवल कोरी बौद्धिक शिक्षा ही ग्रहण की है, यथार्थ जीवन से अभी तक ये नहीं जूझे हैं, इसलिए इनकी जो शिक्षा है, जो व्यावहारिक शिक्षा है वो आगे 15 वर्ष तक की चलेगी, मतलब 35 से 50 वर्ष तक की व्यावहारिक शिक्षा चलेगी। ठीक है, और फ्रेंड्स, जब 50 वर्ष तक की ये शिक्षा कंप्लीट हो जाएगी तब 50 वर्ष में एक अंतिम परीक्षा होगी। इस परीक्षा में जो लोग उत्तीर्ण नहीं होंगे उनको सैनिक वर्ग में भेज दिया जाएगा, और जो उत्तीर्ण कर जाएंगे वो एक दार्शनिक शासक बन जाएंगे।
अब यहाँ पे हमें मिल गया प्लेटो का दार्शनिक राजा। फ्रेंड्स, जैसे कि प्लेटो का ये कहना है कि जो उनके राज्य का जो दार्शनिक शासक होगा वो योग्य शासक होगा। ठीक है, तो वैसे ही जो एक योग्य शासक है ये हमें यहाँ पे मिल गया। फ्रेंड्स, और जो प्लेटो है उनका ये कहना है कि जो ये इनका दार्शनिक राजा है इसके मन में सत्ता के प्रति कोई लोभ या लालसा नहीं होगी, क्योंकि जिस शासक के मन में लोभ या लालसा होती है सत्ता के प्रति वो कभी एक अच्छा राजा नहीं बन सकता, वो अपने राज्य के लिए कोई काम नहीं कर सकता। इसीलिए प्लेटो का जो ये दार्शनिक राजा है इनके मन में सत्ता के प्रति कोई लोभ लालसा नहीं रहेगी और वो शासक नहीं बनना चाहेगा। ऐसी स्थिति में जो राज्य की जो जनता है वो अपने शासक के पास जाकर अनुनय विनय करेंगे, उनको लोकहित का दायित्व संभालने के लिए कहेंगे, तब जाके ये दार्शनिक शासक जो है शासक बनने के लिए तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये तो था अब तक का प्लेटो का जो शिक्षा संबंधी विचार है वो था। फ्रेंड्स, ये प्लेटो का शिक्षा संबंधी विचार था। ठीक है, अब फ्रेंड्स जो प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार है कई लोगों ने जो है इनकी आलोचना की है। अब किन किन आधारों पर इसकी आलोचना की गई है हम उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोग जैसे कि जेलर और जो सेवाइन हैं इन्होंने प्लेटो का जो राज्य है उसको एक अप्रजातांत्रिक राज्य कहा था और उनका ये कहना था कि जो प्लेटो का राज्य है इसमें सभी वर्गों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जो उत्पादक वर्ग थे इनकी शिक्षा तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो 20 वर्ष थी यहाँ तक समाप्त हो जाती है। इनको इनके उच्च शिक्षा के बारे में तो बात नहीं की गई है, इसीलिए सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और ये अप्रजातांत्रिक राज्य है। ये किसका कहना है फ्रेंड्स? जेलर और सेबाइन का। फ्रेंड्स, जो क्रॉसमैन, रसेल और पॉपर है इन्होंने प्लेटो को एक फांसीवादी विचारक कहा। फ्रेंड्स, फांसीवादी वो होते हैं जो राज्य केंद्रित होते हैं। ठीक है, और जो प्लेटो है इनको पॉपर ने मुक्त समाज का शत्रु कहा था। किसने कहा था? पॉपर ने मुक्त समाज का शत्रु प्लेटो को कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो प्लेटो की जो ये शिक्षा संबंधी विचार है इसकी आलोचना तो हुई, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इनका कोई महत्व नहीं है। प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचार का महत्व आज भी है। ठीक है, अब क्या महत्व है ये देखते हैं। फ्रेंड्स, जो यूनेस्को की प्रस्तावना है उसका आधार प्लेटो के इस कोटेशन से शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है से ही लिया गया है। उसकी प्रस्तावना में ये लिखा है कि जो युद्ध है वो मानव के मस्तिष्क में ही जन्म लेता है। ठीक है, उसके बाद जो प्लेटो है उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों की शिक्षा की बात की है। ठीक है फ्रेंड्स, और 42वां संविधान संशोधन। फ्रेंड्स, जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है इसकी जो प्रासंगिकता है वो आज के आधुनिक युग में भी है। फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा का जो विषय है इसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया, क्योंकि ये जो शिक्षा का जो विषय है ये राष्ट्र से संबंधित है और समवर्ती सूची में शामिल करने से अब राष्ट्रीय स्तर पर जो है शिक्षा के संबंध में निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि जो देश की सरकार है वो शिक्षा पर अपने बजट का एक मोटा धन खर्च करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा शिक्षा संबंधी प्लेटो का विचार था। आगे के वीडियो में हम प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सबका एग्जाम हियर में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले मेरी प्लेटो से रिलेटेड 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उनके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों की चर्चा की थी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत पर। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्लेटो की बुक रिपब्लिक है इसमें प्लेटो ने न्याययुक्त आदर्श राज्य के साथ साथ जो है साम्यवाद पर भी बल दिया था। फ्रेंड्स, जो प्लेटो है वो अपने अभिभावक
फ्रेंड्स, अब अभिभावक क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। जो प्लेटो है, उन्होंने सैनिक और जो ये शासक वर्ग थे, इन दोनों को सामूहिक रूप से अभिभावक कहा था। आगे अगर मैं अभिभावक शब्द का प्रयोग करूंगी तो आई होप कि आप समझ जाएंगे कि मैं सैनिक और शासक वर्ग की बात कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याययुक्त आदर्श राज्य के साथ साथ जो है साम्यवाद की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्लेटो है वो अपने अभिभावक जो थे उनको भ्रष्टाचार से स्वतंत्र रखना चाहते थे, भ्रष्टाचार से दूर रखना चाहते थे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अपने अभिभावक वर्ग के लिए एक अलग प्रकार की जीवन पद्धति की व्यवस्था की थी और उस अलग प्रकार की जीवन पद्धति को ही साम्यवाद कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो प्लेटो है, इन्होंने दो प्रकार के साम्यवाद की बात की थी। एक तो संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार का साम्यवाद। फ्रेंड्स, जो प्लेटो है उनका ये कहना था कि हम शिक्षा द्वारा जो सद्गुण अर्जित करते हैं वो विपरीत वातावरण में नष्ट हो जाते हैं और इन सद्गुणों को बनाए रखने के लिए हमें एक उचित वातावरण की जरूरत होती है। और ये उचित वातावरण हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें साम्यवाद के अंदर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी सोच के साथ उन्होंने साम्यवादी सिद्धांत की स्थापना की थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लेटो के जो संपत्ति का साम्यवाद है उसके बारे में। न्यूनतम जीवन यापन आवश्यकता। फ्रेंड्स, जो प्लेटो है उनका ये कहना है कि जो अभिभावक वर्ग है उनके पास डेली यूज में जो वस्तुएं आती है वो सिर्फ उतनी मात्रा में ही रहेंगी जितने की जरूरत होती है। उनके पास ज्यादा कोई चीजें नहीं रहेंगी। ठीक है, जीवन यापन के लिए जितनी चीजें जरूरी है बस उतनी ही चीजें रहेंगी, उससे ज्यादा उनके पास कोई भी चीज नहीं रहेगी। ठीक है, और जो अभिभावक वर्ग है उनके पास ऐसा कोई आवास या फिर भंडार नहीं होगा जो सार्वजनिक तौर पर खुली ना हो। ठीक है, और जो प्लेटो है उनका ये कहना है कि जो उनके अभिभावक वर्ग है उनके पास संपत्ति इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो संपत्ति है वो भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। ठीक है, और जो मानव आत्मा है उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और संपत्ति, अगर लोगों के पास संपत्ति का अधिकार होगा, लोगों के पास अपनी निजी संपत्ति होगी, तो जो लोग हैं वो स्वार्थी हो जाएंगे और उनके अंदर जो साहस और विवेक है वो कुंठित हो जाएगा। ठीक है, वो अच्छे से अपना काम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर शासन का आधार। फ्रेंड्स, जो प्लेटो है उनका ये कहना है कि अगर अभिभावक वर्ग के पास संपत्ति का अधिकार होगा तो फिर जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार के साथ साथ जो शासन का आधार है वो योग्यता नहीं रहेगी, उसका स्थान जो है, योग्यता का स्थान धन संपत्ति ले लेगी। ठीक है, निजी संपत्ति का अंत। फ्रेंड्स, जो प्लेटो है वो ये कहते हैं कि जो अभिभावक वर्ग है इनके पास अपनी खुद की निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए, निजी संपत्ति के अंत की बात करते हैं। क्योंकि अगर अभिभावक वर्ग के पास अपनी खुद की संपत्ति होगी तो इन लोगों में आपसी प्रतियोगिता रहेगी कि मेरे पास ज्यादा संपत्ति होनी चाहिए या इसके पास ज्यादा क्यों है। ठीक है, और वे लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे। अगर तो इसीलिए जो प्लेटो है वो निजी संपत्ति की समाप्ति की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि अगर निजी संपत्ति नहीं रहेगी तो इन शासकों में जो है वो प्रतियोगिता नहीं होगी, प्रतियोगिता का अंत हो जाएगा और जिससे जो है ये शासक जो वर्ग है ये अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और इनकी कार्यकुशलता में जो है वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, ये था प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद। अब हम देखेंगे प्लेटो का परिवार का साम्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्लेटो है उनका ये कहना है कि जो संपत्ति, ये जो संपत्ति का मोह है इससे ज्यादा जो है प्रबल परिवार का मोह होता है। लोग 1% अपनी संपत्ति के बिना रह सकते हैं पर परिवार के बिना नहीं रह सकते। जो परिवार का मोह है वो बहुत प्रबल होती है। ठीक है, और अपने परिवार के मोह की वजह से जो व्यक्ति होता है वो
अनुचित या फिर अनैतिक कार्य करने के लिए भी रेडी हो जाता है। ठीक है। और इसीलिए जो प्लेटो है वो परिवार उन्मूलन की बात करते हैं। ठीक है, परिवार उन्मूलन की बात करते हुए जो प्लेटो है वो नारी विमुक्ति की बात करते हैं। फ्रेंड्स, जो प्लेटो है उनके टाइम पर जो नारी की स्थिति थी, यूनान की नारियों की स्थिति, वो बहुत शोचनीय थी। उस टाइम पे जो नारी थी वो सिर्फ घर की 4 दीवारों तक ही सीमित थी। ठीक है, उनका कार्य क्षेत्र जो है बिल्कुल सीमित था। जो प्लेटो है वो नारी और पुरुष दोनों को एक जैसा दर्जा देते हैं। उनका ये कहना है कि जो नारी का जो कार्य क्षेत्र है वो सीमित नहीं रहना चाहिए, वो नारी के कार्य क्षेत्र को जो है विस्तृत करने पर बल देते हैं। इसलिए नारी के कार्य क्षेत्र को जो है विस्तृत करने के लिए वो नारी विमुक्ति की बात करते हैं और इस वजह से वो विवाह प्रथा की समाप्ति की बात करते हैं। ठीक है, जो प्लेटो है उनका ये कहना है कि अगर विवाह प्रथा समाप्त हो जाएगी, लोगों का अपना कोई परिवार नहीं होगा, तो अभिभावक जो वर्ग है उनको कोई पारिवारिक कार्य नहीं होगा, वो परिवार की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। और ये जब पारिवारिक कार्य से जब ये स्वतंत्र हो जाएंगे और इनके दिमाग में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा, तो ये लोग जो है अपना कार्य जो है अच्छे से कर पाएंगे, अपने राज्य की तरफ अच्छे से ध्यान दे पाएंगे और राज्य के प्रति जो अपना कर्तव्य है उनको अच्छे से पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था प्लेटो का साम्यवादी विचार। फ्रेंड्स, प्लेटो ने अपनी साम्यवादी विचार तो दे दी, पर कई आधारों पर इनके इस विचार की जो है आलोचना भी की गई है। अब वो आलोचना किस आधार पर की गई है, चलिए वो देखते हैं। संघर्ष और फूट को बढ़ावा। फ्रेंड्स, जो प्लेटो का जो साम्यवाद है, लोगों का ये कहना है कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो समाज में संघर्ष और फूट को बढ़ावा देता है। ठीक है, ऐतिहासिक आधार पर दोषपूर्ण। जो प्लेटो का साम्यवादी जो सिद्धांत है, संपत्ति का जो साम्यवादी सिद्धांत है, ये ऐतिहासिक तौर पर जो है दोषपूर्ण है। समाज इसको अस्वीकृत करता है, समाज इसको स्वीकार नहीं करता। व्यक्तित्व और परिवार को कुचलकर एकता की स्थापना। जो प्लेटो है वो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो राज्य हित के अकॉर्डिंग विकास करने की बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों ने उनका इस आधार पर भी आलोचना की है कि जो प्लेटो है वो व्यक्तित्व और परिवार को कुचलकर एकता स्थापित करने की बात करते हैं, जिसको हम किसी भी तरीके से सही नहीं ठहरा सकते, जो अनुचित है। स्त्रियों का सामूहिक स्वामित्व। फ्रेंड, जो प्लेटो है वो स्त्री के साम्यवाद की बात करते हैं। ठीक है, जो आलोचक है उनका ये कहना है कि स्त्रियों के साम्यवाद की योजना जो है ये गलत है, क्योंकि इससे जो यौन क्षेत्र है इसमें अराजकता को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, प्लेटो का जो संपत्ति का साम्यवाद है वो मानव नैतिकता और पवित्रता पर जो है वो भीषण आघात है। ठीक है, सार्वजनिक रूप से बच्चों का भरण पोषण नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, जो प्लेटो सार्वजनिक रूप से बच्चों की शिक्षा और भरण पोषण की व्यवस्था की जो बात करते हैं, वो व्यवस्था जो है संभव नहीं हो सकती सार्वजनिक रूप से। ठीक है, राज्यों को वर्गों में विभक्त। फ्रेंड्स, जो प्लेटो है वो राज्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया था उन्होंने, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। फ्रेंड, जो आलोचक है उनका ये कहना है कि प्लेटो एक तरफ तो राज्यों को वर्गों में विभक्त करते हैं और दूसरी तरफ जो है राज्य की एकता की बात करते हैं। ठीक है, और कुछ जो आलोचक है उनका ये भी कहना है कि जो प्लेटो है उन्होंने उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की है, जो कि जिनकी जनसंख्या की वर्ग का काफी एक बड़ा हिस्सा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में क्या अंतर था। फ्रेंड्स, जो प्लेटो का साम्यवाद है इसका आधार आदर्शवाद है, दर्शन शास्त्र है, और जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है इसका आधार भौतिकवाद है। ठीक है, फ्रेंड्स, जो प्लेटो है उनके साम्यवाद का जो उद्देश्य है वो राजनीति है, पर जो आधुनिक
साम्यवाद है इसका जो उद्देश्य है वो आर्थिक है। ठीक है। प्लेटो राज्य नैतिक संस्था। फ्रेंड्स, प्लेटो अपने साम्यवाद में राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं। ठीक है। पर जो आधुनिक साम्यवाद है इसमें जो है राज्य को निजी संपत्ति से उत्पन्न वर्गीय संस्था माना है। ठीक है। और फ्रेंड, जो प्लेटो है उनका जो राज्य है उसमें कुलीन तंत्र था। ठीक है। और जो आधुनिक साम्यवाद है इसका जो आगाजी है ये कुलीन तंत्र के विरोध में हुआ था। ठीक है। जो आधुनिक साम्यवाद है ये जनतंत्र पर आधारित है। ओके। और जो प्लेटो का साम्यवाद है इसमें प्लेटो ने 3 वर्ग बताए थे, जिसमें से 2 वर्ग पर इन्होंने विशेष बल दिया। इसलिए प्लेटो का जो साम्यवाद है वो अर्ध साम्यवाद है। पर जो आधुनिक साम्यवाद है इनका ये कहना है कि जो राज्य है उसमें कोई वर्ग नहीं होना चाहिए। आधुनिक साम्यवाद वर्ग विहीन राज्य की बात करते हैं। ठीक है। फ्रेंड्स, जो प्लेटो का साम्यवाद है वो सिर्फ नगर राज्य तक सीमित था, पर जो आधुनिक साम्यवाद है ये विचारों की दृष्टि से तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र तक जो है फैला है और व्यवहार की दृष्टि से राज्य में लागू होता है। ठीक है। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो संपत्ति के साथ साथ परिवार पर लागू होता है, पर जो आधुनिक साम्यवाद है ये सिर्फ राज्य में ही लागू होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो अव्यावहारिक है, इसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। पर जो आधुनिक साम्यवाद है ये व्यवहारिक है, ये व्यवहार में चल रहा है। ठीक है। जो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो शांति पर आधारित है, पर जो आधुनिक साम्यवाद है ये क्रांति पर आधारित है। ठीक है। जो प्लेटो का साम्यवाद है इसमें प्लेटो जो दार्शनिक शासक होता है उनको राजनीतिक शक्तियां तो सौंपते हैं, पर जो आर्थिक शक्ति है वो नहीं सौंपते हैं। ठीक है। वो राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की पृथक्करण की बात करते हैं, पर जो आधुनिक साम्यवाद है उसमें राजनीतिक और आर्थिक दोनों शक्तियों का एकीकरण पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।